बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कार्डियोवास्कुलर फिजियोलॉजी के हवाले से है। ये आप लोगों ने पढ़ भी लिया है, लेकिन आगे हम जो चीज़ें एनेस्थीसिया में इम्पोर्टेंट हैं कार्डियोवास्कुलर फिजियोलॉजी के हवाले से, उसी को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जान लेना चाहते हैं कि व्हाट इज़ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जिस तरह नाम से ज़ाहिर है, कार्डियो मीन हार्ट एंड वास्कुलर मीन ब्लड वेसल। तो इसमें हमारे साथ दो चीज़ें होते हैं, एक हार्ट होते हैं और एक ब्लड वेसल। अब इसका फंक्शन क्या है? तो हार्ट जो है वो ब्लड को पंप करते हैं थ्रू आउट द बॉडी एंड और वही ब्लड फिर सर्कुलेट करते हैं पूरी बॉडी में इन द ब्लड वेसल। अब ब्लड क्यों जाते हैं बॉडी की मुख्तलिफ आर्गन्स में? तो उसका दो फंक्शन है, एक तो वो न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं और दूसरा उसको ऑक्सीजन, और वापस जो है कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट प्रोडक्ट टिश्यू से लेके आते हैं। तो ये एक ट्रांसपोर्ट मैकेनिज़्म है जो एक तरफ से न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन को सप्लाई करते हैं ताकि एनर्जी हासिल करें, और दूसरी तरफ जो वेस्ट बनते हैं इन्हीं न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन से, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर वेस्ट, उसको रिमूव करने के लिए वापस लेके आते हैं। अब ये सर्कुलेशन किस तरह होते हैं? तो हार्ट को ब्लड कहाँ से आते हैं? तो हार्ट को ब्लड दो जगह से आते हैं। एक वही पोर्शन ऑफ द बॉडी जो हार्ट्स की अबाव है, यानी स्कल रीजन है, नेक रीजन है, और एक वो रीजन है जो कि हार्ट की लेवल से नीचे है, लाइक एब्डोमेन है, चेस्ट है, लोअर लिम्स है। तो अपर बॉडी से ब्लड आएंगे थ्रू सुपीरियर वेना केवा और लोअर बॉडी से ब्लड आएंगे थ्रू इन्फीरियर वेना केवा। और ये दोनों बड़े वेन जो है ये ब्लड कहाँ पर लेके आते हैं? इनटू द राइट एट्रियम। अब राइट एट्रियम में जैसे ब्लड आ जाते हैं तो वहाँ पर प्रेशर बढ़ता है, और प्रेशर बढ़ने की वजह से यहाँ पर एक वेल्व होते हैं जिसको हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वेल्व, वही वेल्व ओपन हो जाती है और ब्लड राइट एट्रियम से आ जाती है इनटू द राइट वेंट्रिकल। अब ब्लड जैसे राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल की तरफ आते हैं तो राइट एट्रियम में ब्लड नहीं होता फिर, और राइट वेंट्रिकल में ब्लड ज़्यादा हो जाती है। तो ड्यू टू द हाई ब्लड यहाँ पर राइट वेंट्रिकल में प्रेशर बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ये वाल जो है ट्राइकस्पिड वाल ये क्लोज हो जाते हैं और ब्लड वापस नहीं जाते। अब चूँकि राइट एट्रियम वेंट्रिकल में ब्लड है, प्रेशर भी ज़्यादा है, तो यहाँ पर एक वेसल है, ब्लड वेसल, जिसकी स्टार्ट में एक वॉल है, इसको कहते हैं पल्मोनरी वेल्व, और वही पल्मोनरी वेल्व ओपन हो जाती है जिसके थ्रू ब्लड हमारे लंग्स में जाते हैं। क्योंकि ये जो ब्लड आ गई है राइट एट्रियम और फिर राइट वेंट्रिकल में, इसमें ऑक्सीजन नहीं है, डीऑक्सीजनेटेड है, तो ये लंग्स में जाएंगी, ठीक है, थ्रू पल्मोनरी ट्रंक। और पल्मोनरी ट्रंक फिर दो में डिवाइड होती है, राइट पल्मोनरी आर्टरी एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, जो कि लंग्स तक ब्लड लेके जाएंगे। और ब्लड वहाँ लंग्स में क्या होगा कि उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो लॉस होंगे और ऑक्सीजन इसके साथ ऐड होंगे। फिर वापस जो है लंग से आती है थ्रू दी पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू ये आएंगी इनटू द लेफ्ट एट्रियम। कहाँ पर आएंगी? लेफ्ट एट्रियम में आएंगे। अब लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आ गया तो वहाँ पर प्रेशर बढ़ेगा। अगेन वहाँ पर एक वॉल है जिसको हम कहते हैं बाइकस्पिड वॉल या माइट्रल वॉल, वो ओपन हो जाएंगी जिसके थ्रू ब्लड नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल में आएंगे। जैसे लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आ जाती है तो लेफ्ट एट्रियम खाली हो जाता है, जिसकी वजह से वॉल जो है वापस क्लोज होते हैं। अब टोटल ब्लड आपके साथ है लेफ्ट वेंट्रिकल में और ऑक्सीजनेटेड है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड है तो उसका प्रेशर भी ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से एक अनदर वेल्व ओपन होगा जिसको हम कहते हैं एओर्टिक वेल्व, एओर्टा के स्टार्ट में होते हैं। तो जैसे वो ओपन हो जाती है, ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल जाती है इन द एओर्टा, और फिर एओर्टा जो है वो टोटल बॉडी को ब्लड
सप्लाई करते हैं, मुख्तलिफ ब्रांचेज़ में वो डिवाइड होते हैं और हर ब्रांच जो है आर्गन तक सप्लाई करते हैं। अब कोरोनरी सर्कुलेशन क्या है? जो बॉडी को सप्लाई होती है ब्लड, इसको हम कहते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। लेकिन कोरोनरी सर्कुलेशन क्या है? तो कोरोनरी सर्कुलेशन वो सर्कुलेशन होती है, वो ब्लड सप्लाई होती है जो हार्ट की खुद अपने मसल तक होते हैं। बाकी बॉडी को हम सिस्टेमिक कहते हैं, लेकिन जो हार्ट की मसल्स को सप्लाई करते हैं इसको हम कोरोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। यहाँ पर वेन्स भी होते हैं, आर्टरीज भी होते हैं। तो आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करेंगे, कोरोनरी आर्टरीज, और कोरोनरी वेन जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस लेके आएंगे। अब कोरोनरी आर्टरी जो हार्ट के मसल को सप्लाई करते हैं वो हमारे पास दो है, एक है राइट और दूसरा है लेफ्ट। और ये नर्व कहाँ से राइज होते हैं? फर्स्ट ब्रांच ऑफ द एओर्टा। जैसे एओर्टा हार्ट से निकलते हैं तो यहाँ पर इनिशियली जो ब्रांच निकलते हैं वो हमारे पास कोरोनरी आर्टरी होती है, लेफ्ट एंड राइट। और ये आर्टरीज हार्ट के इर्द गिर्द होते हैं, ठीक है, जस्ट लाइक अ क्राउन। क्राउन कहते हैं बादशाही का जो ताज होता है, उसी तरह ये हार्ट के इर्द गिर्द होती है, इसीलिए क्राउन निकला है। कोरोनरी लफ्ज़ जो है ये क्राउन से निकला है। तो हम कोरोनरी सर्कुलेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि इन कोरोनरी आर्टरीज ने हार्ट के इर्द गिर्द क्राउन लाइक स्ट्रक्चर बनाया है। अब राइट कोरोनरी आर्टरी कहाँ पर सप्लाई करेंगी? तो ये राइट वेंट्रिकल और पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल का बैक वाला हिस्सा, जबकि राइट वेंट्रिकल के टोटल हिस्से को सप्लाई करते हैं राइट कोरोनरी आर्टरी। 50 to 60% लोगों में जो लार्ज वेन होती है वो राइट होती है, लेफ्ट जो है वो स्मॉल होते हैं। लार्ज का मतलब क्या है कि ज़्यादा जो ब्लड सप्लाई करते हैं वो राइट वेंट्रिकल, राइट कोरोनरी आर्टरी सप्लाई करते हैं। लेकिन हमारे पास लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी जो है कुछ 15 to 20% लोगों में वो बड़ा होता है, तो वो ज़्यादा ब्लड सप्लाई करते हैं। अब लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी कहाँ पर सप्लाई करेंगी? एंड टू द इंटीरियर एंड लेटरल पोर्शन ऑफ द वेंट्रिकल, कि उनकी पोस्टीरियर पोर्शन को राइट कोरोनरी आर्टरी सप्लाई करते हैं, तो हमारे पास इंटीरियर और लेटरल रह जाते हैं, तो उसको लेफ्ट सप्लाई करते हैं। जबकि 20 to 30% लोगों में राइट जो है वो लेफ्ट के बराबर सप्लाई करते हैं। अब इसकी ब्रांचेस भी हैं। तो कोरोनरी आर्टरी हमारे पास डिवाइड होते हैं और फिर फर्दर भी डिवाइड होती है इनटू स्मॉल ब्रांचेस। तो जो ब्रांचेस होते हैं वो हार्ट के सरफेस के ऊपर मौजूद होते हैं, और जो स्मॉल ब्रांचेस होते हैं, स्मॉलेस्ट ब्रांचेस, उसको हम कहते हैं एपिकार्डियल आर्टरीज। और जो एपिकार्डियल आर्टरी से ब्लड जो फर्दर डिवाइड होती है तो उसको फिर हम इंट्राम्यूलर वेसल कहते हैं। तो जिस तरह मैंने स्टार्ट में यहाँ पर पहले लाइन में बता दिया कि एट डिवाइड, तो जब कोरोनरी आर्टरी डिवाइड होती है तो उससे एपिकार्डियल आर्टरी बनते हैं, और फिर जब एपिकार्डियल आर्टरी सब डिवाइड होते हैं तो उससे इंट्राम्यूरल वेसल बनते हैं। अब ब्लड वापस किस तरह आती है, वेनस ब्लड किस तरह ड्रेन होते हैं, तो ये हमारे पास 3 टाइप ऑफ वेसल्स हैं जो ब्लड को वापस लेके आती है फ्रॉम द हार्ट मसल। पहला इसमें है कोरोनरी साइनस। कोरोनरी साइनस तकरीबन 75% ब्लड जो है वो वापस लेके आते हैं, और ये ब्लड कहाँ पर जाते हैं? लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में। सॉरी, ये ब्लड कहाँ से लेके आते हैं? लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट से, और डायरेक्टली ओपन होती है इनटू द राइट एट, क्योंकि राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है जो कि वो रिसीव करते हैं। इंटीरियर कोरोनरी वेन जो है वो राइट साइड ऑफ द हार्ट से ब्लड लेके आते हैं, और वो भी राइट एट्रियम में वो ब्लड जाते हैं। और तिबिशियन वेन जो है ये भी हमारे पास हार्ट के हर चेम्बर से ब्लड जो है वो उसको ड्रेन करते हैं। ये डायरेक्टली ओपन होता है इनटू द करेस्पॉन्डिंग जो उसका चेम्बर। फॉर एग्जांपल, अगर राइट एट्रियम की तिबिशियस वेन है तो वो राइट एट्रियम को ब्लड उसमें डिफ्यूज़ होगा फ्रॉम द मसल, राइट वेंट्रिकल को राइट वेंट्रिकल में,
लेफ़्ट वेंट्रिकल का जो है वो लेफ़्ट वेंट्रिकल में होंगे। तो हमारे पास थोड़ा सा, अगर लेफ़्ट साइड के, राइट साइड की हम बात करें तो वहाँ पर तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता ही है, लेकिन अगर हम लेफ़्ट साइड की बात करें तो लेफ़्ट साइड पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है। जब जो ब्लड मसल से आती है वो तो डीऑक्सीजनेट होती है, तो वहाँ पर थोड़ा सा मिक्सिंग होती है फ्रॉम द ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और इसी को हम कहते हैं फिजियोलॉजिकल शंट। अब कार्डिक साइकिल क्या है? तो एक दफ़ा जब हार्ट बीट करता है, हार्ट धड़कता है, तो ये जो धड़कने का टाइम होता है, इसी टाइम में जो हार्ट के अंदर चेंजेस होते हैं, जो इवेंट्स होते हैं, इसको हम कहते हैं कार्डिक साइकिल। अब हार्ट की बीटिंग जो है वो दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक है हमारे पास सिस्टोल और दूसरा है डायस्टोल। सिस्टोल क्या है? वो इवेंट जिसमें हार्ट कंट्रैक्ट होता है। तो जैसे हार्ट कंट्रैक्ट होगा तो इसके अंदर जो ब्लड मौजूद है वो पुश होगा इनटू द बॉडी थ्रू दी आर्टरीज। और डायस्टोल किसे कहते हैं? जब हार्ट रिलैक्स होता है। तो जब वो रिलैक्स होता है तो वो ब्लड को बॉडी से एकोमुलेट करते हैं, ब्लड को बॉडी से अट्रैक्ट करते हैं और हार्ट फिल हो जाते हैं। और ये जो इवेंट्स हैं, सिस्टोल फॉलोड बाय डायस्टोल, देन फॉलोड बाय सिस्टोल, डायस्टोल, इसी तरह ये एक साइकिल फॉर्म में चलता जाता है, सिस्टोल डायस्टोल एंड सो ऑन। तो इसको हम कहते हैं कार्डिक साइकिल। अब ये जो इवेंट्स होते हैं ये दो तरह के होते हैं। एक आर्ट्रियल इवेंट्स होते हैं, यानी एट्रियल का सिस्टोल होगा, डायस्टोल होगा, फिर वेंट्रिकल सिस्टोल, डायस्टोल। तो एट्रियल इवेंट्स अलग है और वेंट्रिकुलर जो सिस्टोल है वो अलग है। अगर एक हार्ट है वो हमारे पास नॉर्मल रेट के साथ बीटिंग करते हैं, 72 बीट पर मिनट के साथ वो बीट करते हैं। तो अगर आप इसको कैलकुलेट कर लें, 72 को 60 पे डिवाइड कर ले तो आपके पास 60 को 72 पे डिवाइड कर लें तो आपके साथ एक बीट का जो टाइम आएगा वो 0.8 सेकंड होगा। अब 0.8 सेकंड एट्रिया का अलहदा होगा और वेंट्रिकल का अलहदा होगा। तो एट्रिया का जो 0.8 सेकंड है, इसमें दो इवेंट्स होंगे, एक एट्रियल सिस्टोल होगा और दूसरा एट्रियल डायस्टोल होगा। तो एट्रियल सिस्टोल का टाइम कम है जबकि डायस्टोल का टाइम ज़्यादा है। अब दूसरी वेंट्रिकल्स की तरफ आते हैं तो वेंट्रिकल सिस्टोल का टाइम भी कम है और डायस्टोल का टाइम ज़्यादा है। ये भी 0.8 सेकंड बनता है और ये भी 0.8 सेकंड बनता है। अब आती है टुवर्ड द हार्ट रेट। हार्ट रेट किसे कहते हैं कि एक मिनट में हार्ट कितनी दफ़ा जो है बीटिंग करता है। तो नॉर्मली हमारे पास 72 टाइम एक मिनट में वो बीट करता है, लेकिन इसका जो नॉर्मल रेंज है वो 60 to 80 नहीं, ये 100 है, 60 to 100 के दरमियान है। इसके दरमियान अगर हार्ट बीटिंग है तो ये नॉर्मल होगा। लेकिन अगर आपके साथ जो हार्ट रेट है वो 100 से ज़्यादा हो तो इसको हम टेकिकार्डिया कहेंगे। अगर 60 से कम हो तो इसको हम ब्रेडिकार्डिया कहेंगे। अब टेकिकार्डिया कब होगा? कुछ बॉडी में नॉर्मल कंडीशन इस तरह होती है जिसके अंदर भी टेकिकार्डिया हो सकता है, यानी हार्ट रेट जो है वो 100 से ज़्यादा हो सकते हैं। वो कंडीशन कौन से हैं? बच्चों में होता है। बच्चों में टेकिकार्डिया जो है वो नॉर्मल होता है, उसको हम टेकिकार्डिया कंसिडर नहीं करेंगे। एक्सरसाइज के दौरान और प्रेगनेंसी के दौरान, ये तीन, और दूसरा इमोशनल लाइक एंजाइटी, ये कंडीशन वो है जिसमें हार्ट रेट नॉर्मली ज़्यादा होगा। अब पैथोलॉजिकल कंडीशन में कब होंगी? तो फीवर में हार्ट रेट भी 100 से ज़्यादा होता है। एनीमिया, जब HB जो है वो कम होता है। हाइपोक्सिया, अगर प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलते, अगर आप इंट्राऑपरेटिवली पेशेंट को ऑपरेट कर रहे हैं और वो सडनली बिकम टेकिकार्डिक, तो आप पहले फीवर को देखेंगे कि उसको फीवर नहीं हो गया। अगर फीवर नहीं है तो आप उसकी HB को भी देखेंगे। अगर HB भी नॉर्मल है तो फिर आप देखेंगे कि उसका जो ऑक्सीजन सैचुरेशन है वो ड्रॉप हो रही है क्योंकि उसको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रही। या आपने एट्रोपिन या एड्रेनलिन, ये दो ड्रग्स हैं जो कि हार्ट रेट को इंक्रीज़ करते हैं। अब कम कब होगा? ब्रेडिकार्डिया कब होगा? तो ब्रेडिकार्डिया दो कंडीशन में नॉर्मल होता है, लाइक स्लीप
जब हम सो रहे होते हैं या एथलीट्स में, उसमें ब्रेडिकार्डिया होते हैं। लेकिन कब ज़्यादा होगा पैथोलॉजिकली, तो आप एनेस्थीसिया के दौरान, तो एक हाइपोथर्मिया, बॉडी का टेम्परेचर कम है, दूसरा हार्ट अटैक है, तीसरा इंट्राक्रैनियल प्रेशर हाई है, बीटा ब्लॉकर आपने यूज़ की लाइक एस्मोलोल, लेबेटेलोल, प्रोपेनालोल वगैरह जितने भी बीटा ब्लॉकर ड्रग है ब्लड प्रेशर लोअर करने के लिए, वो आपने यूज़ की है। या ब्लड प्रेशर लोअर करने के लिए आपने चैनल ब्लॉकर यूज़ किए, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, सोडियम चैनल ब्लॉकर, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, वो आपने यूज़ की हैं। या एंटी एरिथमिक ड्रग आपने यूज़ की, तो इस कंडीशन में भी ब्रेडिकार्डिया होगा। अब हार्ट रेट रेगुलेट किस तरह होते हैं, कहाँ से ये कंट्रोल होते हैं? तो हार्ट हमारे पास, जिस तरह मैंने वेरिएशन बताई फिजियोलॉजिकल या पैथोलॉजिकल, तो ये वेरिएशन तो आते जाते हैं हार्ट में, लेकिन हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो उसको प्रॉपरली मेंटेन रखते हैं। अगर ज़्यादा है तो कम करते हैं, अगर कम है तो ज़्यादा करते हैं। तो वो 3 तरीक़ों से जो हमारा ब्रेन है उसको कंट्रोल करता है। एक है हमारे पास वेजोमोटर सेंटर से, अफेरेंट नर्व से और एफेरेंट नर्व से। अब हम आते हैं टुवर्ड द वेजोमोटर सेंटर, कि वेजोमोटर सेंटर कहाँ पर होती है और इसका फंक्शन क्या होते हैं। तो वेजोमोटर सेंटर हमारे पास बेसिकली ये जो प्रेजेंट होता है, ये हमारे पास 2 जगहों में प्रेजेंट होता है। एक हमारे पास मेडुला ओब्लांगेटा और पोन्स के लोअर पोर्शन पे ये प्रेजेंट होता है। अब इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन ये है कि ये हमारे पास हार्ट रेट को इंक्रीज़ भी करता है, डिक्रीज़ भी करता है और रेगुलेट भी करता है। इसीलिए चूँकि ये हार्ट को कंट्रोल करता है तो हम इसको कार्डियक सेंटर भी कहते हैं। इसके अलावा ये ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है, ठीक है। और इसमें 3 एरियाज होते हैं जिसका मुख्तलिफ फंक्शन होते हैं। एक हमारे पास होता है वेजो कंस्ट्रक्टर एरिया, दूसरा है वेजो डायलेटर एरिया और तीसरा है सेंसरी एरिया। अब इसका फंक्शन क्या है हर एक एरिया का? जो वेजो कंस्ट्रक्टर एरिया है वो क्या करते हैं? एक्साइटेटरी इम्पल्स, एक्सेलरेटर मैसेजेस प्रोवाइड करते हैं टू द हार्ट थ्रू द सिंपैथेटिक नर्व्स। इसकी वजह से क्या होगा? हार्ट रेट में इंक्रीज आएगा। जबकि वेजोडाइलेटर एरिया क्या करते हैं? इनहिबिटरी मैसेजेस प्रोवाइड करते हैं हार्ट को, किसके ज़रिए? वेगस नर्व के ज़रिए, जिसके ज़रिए रिज़ल्ट में क्या होता है कि हार्ट रेट कम हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं वेजो कंस्ट्रक्टर एरिया की, उनकी वो हार्ट रेट को इंक्रीज़ करते हैं, जबकि वेजोडाइलेटर एरिया हार्ट रेट को डिक्रीज़ करते हैं। जबकि सेंसरी एरिया जो है वो इन दोनों एरिया को कंट्रोल करते हैं ताकि हार्ट रेट बहुत ज़्यादा भी ना हो जाए और हार्ट रेट बहुत कम भी ना हो जाए। अब जो सिंपैथेटिक सप्लाई है और वेगस सप्लाई वो कहाँ से होते हैं? तो सिंपैथेटिक सप्लाई हमारे पास होती है स्पाइनल कॉर्ड से। नर्व्स कहाँ से राइज होगा? थोरेसिक वर्टिब्रा नंबर 1 से लेकर वर्टिब्रा नंबर 4 तक 4 नर्व्स निकलेंगे, T1 से, T2, T3 और T4 से, ठीक है। और ये सिंपैथेटिक सप्लाई करेंगे टुवर्ड द हार्ट। जबकि पैरासिम्पैथेटिक जो है वो हमारे पास वेगस नर्व से होते हैं। और वेगस नर्व कहाँ से निकलेंगे? मेडोला से। अब आते हैं टुवर्ड द कार्डिक आउटपुट। कार्डिक आउटपुट हम किसे कहते हैं? जब 1 मिनट में हार्ट जितना ब्लड पंप करता है तो इसको हम क्या कहते हैं? कार्डिक आउटपुट। कार्डिक आउटपुट हमारे पास बराबर है स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय हार्ट रेट। अब स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है? हार्ट रेट तो आप लोग जानते हैं। जब एक कंट्रैक्शन में एक बार हार्ट कंट्रैक्ट होता है तो इसमें जितना ब्लड वो पुश करता है, सो दैट इज कॉल्ड स्ट्रोक वॉल्यूम ईच बीट में। और इसका नॉर्मल वैल्यू है 70 ml। अब फार्मूले की तरफ आते हैं। फार्मूले में हमारे पास है स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय हार्ट रेट। तो स्ट्रोक वॉल्यूम आप लोगों ने मालूम किया वो 70 है, जबकि हार्ट रेट आप लोगों को पता है 72 है। अगर इसको हम मल्टीप्लाई कर लें तो ये हमारे पास 5040 ml या अप्रॉक्सीमेटली 5 लीटर होता है। तो अगर हार्ट नॉर्मली बीट करता है तो वो कितना ब्लड पुश करेगा 1 मिनट में? 5 लीटर। अब
कौन से आर्गन को कितना हिस्सा मिलता है कार्डिक आउटपुट का। तो यहाँ पर ml में दिया गया है कि कितना ml मिलता है, और यहाँ पर परसेंटेज दिया है कि कितना परसेंट ऑफ द कार्डिक आउटपुट किस आर्गन को मिलता है। तो सबसे ज़्यादा हमारे लीवर को मिलते हैं और सबसे कम जो है वो हार्ट को मिलते हैं। कौन से फैक्टर है जो इस पर असरअंदाज हो सकते हैं। तो एक हमारे पास है वेनस रिटर्न, जो ब्लड हार्ट को आते हैं, जिससे हार्ट फेल होते हैं, बॉडी से आते हैं, उसको वेनस रिटर्न कहते हैं। फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन, किस फोर्स के साथ वो हार्ट कंट्रैक्ट होता है। हार्ट रेट जानते हैं 1 मिनट में जितना कंट्रैक्शन होते हैं। और फेरिप्रल रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस ब्लड वेसल में होता है अगेंस्ट द ब्लड, इसको फेरिप्रल रेजिस्टेंस कहते हैं। तो ये जो 3 फैक्टर है, पहले वेनस रिटर्न, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन एंड हार्ट रेट, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि अगर ये ज़्यादा होता है तो हार्ट कार्डिक आउटपुट भी ज़्यादा होगा, जबकि पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, कि अगर पेरिफेरल रेजिस्टेंस ज़्यादा होते हैं तो कार्डिक आउटपुट कम होगा, एंड वाइस वर्सा। आर्टीरियल ब्लड प्रेशर, आर्टीरियल ब्लड प्रेशर किसे कहते हैं। जब किसी चीज़ के अंदर कुछ मॉलिक्यूल फ्लो करते हैं और वो मॉलिक्यूल उस पाइप या उस विसल की जो वॉल है उसके साथ स्ट्राइक कर जाते हैं, तो उस पर फोर्स एक्सर्ट करता है। और जब किसी एरिया पर फोर्स एक्सर्ट होता है तो इसको हम क्या कहते हैं, प्रेशर। तो अब यहाँ पर ब्लड वेसल के अंदर चूंकि ब्लड होता है, और जैसे ये ब्लड वेसल की वॉल के साथ स्ट्राइक कर जाते हैं तो उस पर फोर्स एक्सर्ट करता है। तो इस एरिया पर फोर्स एक्सर्ट करने को हम क्या कहते हैं, प्रेशर। चूंकि यहाँ पर ब्लड है तो इसको हम ब्लड प्रेशर कहेंगे। ब्लड प्रेशर को हम 4 डिफरेंट टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं, उसकी 4 डिफरेंट टाइप्स हैं। एक होता है सिस्टोलिक, जब हार्ट कंट्रैक्शन करते हैं और उसी दौरान ब्लड वेसल में जो प्रेशर होता है इसको हम क्या कहते हैं, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। एवरेज वैल्यू इसकी 120 mmHg है, जबकि वैल्यू इसका 100 और 140 के दरमियान। अगर इसके दरमियान है तो दैट इज़ नॉर्मल सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। डायस्टोलिक वो प्रेशर होता है जो रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट के दौरान आर्टरीज में होता है। नॉर्मल वैल्यू इसकी 80 है और रेंज इसका 60 to 90 है। पल्स प्रेशर, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस को कहते हैं। अगर हम सिस्टोल से डायस्टोल को माइनस कर लें तो ये हमारे पास पल्स प्रेशर बनेगा। तो नॉर्मल सिस्टोल आपके साथ कितना है, 120 है, और डायस्टोल आपके साथ 80 है। तो 120 से 80 माइनस कर ले तो आपके साथ पल्स प्रेशर आएगा, वो है 40। और चौथा जो है वो मीन आर्टीरियल प्रेशर है, जो आर्टीरियल सिस्टम में जितना प्रेशर होता है उसका उन तमाम का एवरेज अगर हम ले लें तो इसको हम मीन आर्टीरियल प्रेशर करेंगे। इसके मालूम करने का तरीका ये है कि डायस्टोलिक प्रेशर प्लस 1/3 पल्स प्रेशर। अब आपके पास डायस्टोलिक प्रेशर कितना है, 80, पल्स प्रेशर कितना है, 40। तो 40 को 3 पे डिवाइड कर ले तो ये बनेगा 13.3 समथिंग। तो 80 को 13.3 के साथ प्लस कर ले तो आपके साथ कितना आएगा, 93, अप्रॉक्सीमेटली 93 पॉइंट समथिंग। तो ये आपके साथ क्या हो गया, मीन आर्टीरियल प्रेशर बन गया। अब फैक्टर्स इस पर क्या असरअंदाज होते हैं। तो जो फैक्टर्स की इंक्रीज होने के साथ ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है वो उसको हम कहते हैं कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और वो फैक्टर ये है। और जो फैक्टर की इंक्रीज होने के साथ ब्लड प्रेशर कम हो जाता है तो इसको हम कहते हैं इन्वर्सली रिलेटेड या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो वो ये है, इसके साथ इंक्रीज होने के साथ ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, जबकि इसकी इंक्रीज होने के साथ ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा। ईसीजी किसे कहते हैं। जब हार्ट में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ होते हैं तो ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी एक करंट के पंप में होते हैं, और ये करंट हमारी बॉडी की ऊपर भी स्प्रेड होता है। अगर हम इसके साथ प्रॉपर इलेक्ट्रोड लगा दें तो वो रिकॉर्ड होगा। अगर इस रिकॉर्ड को हम पेपर के साथ रिप्रेजेंट कर लें तो इसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। अब इसको डिस्कवर किया था एंटोवेन विलियम ने, इसको फादर ऑफ ईसीजी भी कहा जाता है। अब ये यूज़ इसके क्या है,
तो ये उसकी यूज़ है हार्ट रेट, हार्ट रिदम, एबनॉर्मल कंडक्शन मालूम करते हैं हम, इस्कीमिया मालूम करते हैं। इस्कीमिया कहते हैं डिक्रीज इन ब्लड सप्लाई, वो हम इस्कीमिया कहते हैं। हार्ट अटैक भी मालूम करते हैं और हाइपरट्रॉपी ऑफ द हार्ट भी मालूम है। हाइपरट्रॉपी कहते हैं इंक्रीज इन साइज, वो भी हम मालूम करते हैं। अब ईसीजी की पेपर के ऊपर आप लोगों ने देखा होगा कि इस तरह की लाइंस उसमें होते हैं। एक लार्ज बॉक्स होते हैं, इस लार्ज बॉक्स के अंदर छोटे छोटे बॉक्स होते हैं। ठीक हो गया। तो आप एक लार्ज बॉक्स के अंदर हमारे पास हर एक्स एक्सिस पर भी 5 बॉक्सेस हैं और वाई एक्सिस पर भी 5 बॉक्सेस हैं। तो एक्स एक्सिस जो है वो हमें टाइम शो करता है और जो वाई एक्सिस है वो हमें एम्पलीट्यूड शो करता है। अब एक स्मॉल बॉक्स का जो एक्सिस पर लेंथ है यहाँ, ये भी 1 मिलीमीटर है और वाई एक्सिस पर इसका लेंथ भी 1 mm है। ठीक है, तो अब आते हैं यहाँ पर कि 1 mm एक्स एक्सिस पर बराबर होगा 0.04 सेकंड का, जबकि एक लार्ज बॉक्स में हमारे पास 5 स्मॉल बॉक्सेस होते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करें 5 से तो आपके साथ कितना टाइम आएगा, 0.2 सेकंड। तो एक लार्ज बॉक्स का जो टाइम है वो 0.2 सेकंड है। अब वाई एक्सिस की तरफ आते हैं तो उस पर एक स्मॉल बॉक्स बराबर है 0.1 मिलीवोल्ट का, और 0.1 को अगर आप 5 स्मॉल बॉक्सेस के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो आपके साथ कितना वोल्टेज बनेगा, 0.5 मिलीवोल्ट। तो एक लार्ज बॉक्स का जो एम्पलीट्यूड है वो 0.5 मिलीवोल्ट है। तो इसके ज़रिए आप लोग वेव्स का भी वो एम्पलीट्यूड और टाइम मालूम कर सकते हैं। अब ईसीजी लीड्स की तरफ आते हैं। तो ईसीजी में हमारे पास 2 किस्म की लीड है, बाइपोलर एंड यूनिपोलर। जिसका 2 पोल्स होता है वो बाइपोलर, जिसका 1 पोल होता है वो यूनिपोलर। बाइपोलर लीड जो है वो हम लेम्स पे लगाते हैं, यानी हैंड्स और फीट्स पे लगाते हैं। लेम लीड 1, 2 एंड 3। यूनिपोलर में फिर 2 किस्म के, एक हम लेम्स के ऊपर लगाते हैं और एक हम चेस्ट के ऊपर लगाते हैं। तो लेम्स के ऊपर जो लगाते हैं वो AVR, AVL और AVF है, जबकि चेस्ट के ऊपर जो लगाते हैं वो V1, V2, V3, V4, V5 और V6 है। अब इसको किस तरह लगाएंगे, लीड 1 को राइट आर्म, लीड 2 को लेफ्ट लेग, लीड 3 को लेफ्ट आर्म पे। अब AVR इसके साथ लगाएंगे, AVF, ठीक हो गया, और AVL, और चेस्ट लीड को इसी पैटर्न पे लगाएंगे। जो फर्स्ट चेस्ट लीड है वो उसको 4th कॉस्टल कार्टिलेज पे लगाएंगे, राइट साइड पे। ये हमारे पास राइट साइड है, ये लेफ्ट है। सेकंड को 4th लेकिन लेफ्ट साइड पे। 4th को जो है उसको मिड क्लेविकुलर लाइन एंड लेफ्ट साइड और 5th पे ये लगाएंगे, जबकि 3, 2 और 4 के दरमियान लगाएंगे। 5th V5 जो है वो भी 5th पे लगाएंगे लेकिन इंटीरियर एक्सिलरी लाइन पे, और 6 जो है वो 5th पे लगाएंगे लेकिन मिड एक्सिलरी लाइन पे लगाएंगे। अब वेव्स किस तरह बनते हैं ईसीजी, तो ईसीजी के ऊपर हमारे पास 3 बड़े वेव्स होते हैं। एक होते हैं पी वेव, ये वाला, ये जो बड़ा नज़र आते हैं दिस इज कॉल्ड QRS कम्प्लेक्स। इसमें ये Q है, ये R है और ये S है, और इसके बाद टी वेव। अब ये किस तरह बनते हैं, पी वेव हमारे पास बनते हैं जब एट्रिया में, दोनों एट्रिया में करंट होता है, ठीक हो गया। जब वेंट्रिकल्स तक करंट आते हैं तो हमारे पास बनते हैं QRS कम्प्लेक्स। अब जब वेंट्रिकल से करंट वापस जाते हैं तो ये हमारे पास बनेगा टी वेव। अब एट्रिया से जब करंट वापस जाते हैं वो कौन सा वेव बनेगा, तो उससे वेव इसलिए नहीं बनता क्योंकि उसी दौरान एट्रिया वेंट्रिकल्स में करंट होता है, तो वो वेव हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते। अब इंटरवल और सेगमेंट क्या है, इंटरवल वो होता है जिसमें एक वेव और साथ ही जो लाइन होते हैं वो इंक्लूड है, यानी यहाँ पर देखें PR इंटरवल, इसमें P वेव भी है और हमारे पास जो Q और P के दरमियान स्पेस है वो भी मौजूद है।
और सेगमेंट जिसमें कोई वेव नहीं होगा, यानी एस से लेकर टी तक ये जाए, तो इसको हम एस टी सेगमेंट कहते हैं और इसको पी आर इंटरवल कहते हैं। इससे वेव्स की जो नॉर्मल शेप है वो इस तरह है। अगर इसमें कोई डिफरेंस आ जाते हैं, या ज़्यादा लार्ज बॉक्सेस ऑक्यूपाई करते हैं स्मॉल बॉक्सेस, या कम करते हैं, या आइसो इलेक्ट्रिक जो स्ट्रेट लाइन है वो डिस्टर्ब होते हैं, तो इससे हम फिर डिजीज़ को जो है वो फाइंड आउट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल लेता हूँ एस टी सेगमेंट का, जो कि स्ट्रेट लाइन है। अगर ये स्ट्रेट लाइन ऊपर की तरफ है, इस तरह है, तो ये हमें क्या शो करते हैं? हार्ट अटैक। अगर ये डाउनवर्ड है, इस तरह है, तो ये हमें इस्कीमिया शो करते हैं। लेकिन अगर स्ट्रेट है तो ये नॉर्मल होगा। सो दीज आर ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। कंसेप्चुअल है, आप लोग इसको देख लें, सुने, फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ लें। थैंक यू वेरी मच।